वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे अपने 3 करंट अफेयर्स को देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो ये हमारे 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे न्यूज़पेपर से निकले हैं। ठीक है, तो let's start with the first one, and that is Ukraine issue of profound concern, says India at UNSC। इसमें क्या है कि इसमें बताते हैं कि इंडिया जो है वो यूएनएससी मीटिंग में कहते हैं कि यूक्रेन इशू जो है वो एक इशू यूएनएससी के फेलियर का है। मतलब कि जो रशिया और यूक्रेन के जो वॉर है उससे जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और अदर कंट्रीज़ भी। ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर से सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही कंट्रीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, बल्कि इससे बहुत सारी कंट्रीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज़ इंडिया इवन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये एक फेलियर है यूएनएससी का। अब यूएनएससी क्या है, मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं, तो स्लाइड्स देखते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड इसमें है ऑल अबाउट यूएनएससी। तो यूएनएससी मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो एक ये डिसीजन हुआ कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की होगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये इंश्योर करेगी कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हुआ रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और ये बनाई गई थी इन 1945। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और ये इंश्योर करती है कि वर्ल्ड में पीस है। अब क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके की कंट्रीज़ है। फर्स्ट है P5 एंड देन इज़ NP10। P5 है परमानेंट 5 कंट्रीज़। अब ये परमानेंट और नॉन परमानेंट कंट्रीज़ क्या है? परमानेंट कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिनको ज़्यादा पावर दी जाएगी। ठीक है, इस काउंसिल में, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा पावर किसको दी जाएगी? इन 5 कंट्रीज़ को दी जाएंगे। ये इन 5 कंट्रीज़ कैसे निकाली गई? ये निकाली गई ऑन द बेसिस कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो थी वो पावरफुल थी। वो थी यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया और ब्रिटेन। तो इन 5 कंट्रीज़ को परमानेंट कंट्रीज़ डिक्लेयर कर दिया गया, और हमें याद रखना है कि इंडिया जो है वो एक नॉन परमानेंट कंट्री है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इंडिया एक पावरफुल नेशन है, अब तो क्या हमें इस यूएनएससी में एक रिफॉर्म चाहिए, है ना? हमें चेंज चाहिए ना इसमें। तो अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वाई इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट 5 कंट्रीज़, मतलब और कौन इंडिया क्यों जुड़नी चाहिए परमानेंट कंट्रीज़ में? ठीक है, क्योंकि देर इज़ अ नीड टू ब्रिंग अ रिफॉर्म इन यूएनएससी। यूएनएससी में एक रिफॉर्म, एक चेंज चाहिए कि हाँ, जो कंट्रीज़ अब पावरफुल निकल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, जर्मनी है, कंट्रीज़ अभी जापान है, ये इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इतनी पावरफुल कंट्रीज़ है, तो इनको भी परमानेंट कंट्रीज़ में डाल दीजिए। आपने इनको नॉन परमानेंट में क्यों डाला गया है? अब इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट पार्टीज परमानेंट कंट्रीज़ में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक का मतलब ही पीस होता है, राइट? कि अगर मोनार्की होते तो लोग फाइट करते हैं, वॉर होते हैं, डिक्टेटरशिप में भी यही होता है, बल्कि डेमोक्रेसी मीन्स पीस। तो मतलब अगर जिस कंट्री में पीस ज़्यादा है तो फिर उसको परमानेंट कंट्रीज़ में हम क्यों नहीं डाल रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन। अभी सेकंड पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ सालों में इंडिया चाइना से भी ऊपर चला जाएगा, तो मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो इसलिए भी ये परमानेंट कंट्रीज़ में होना चाहिए। तीसरा इकोनॉमी भी इंडिया की बिल्ड हो रही है, बहुत डेवलप्ड हो रही है कंट्री हमारी। देन है कोविड वैक्सीन। 60-70% जो कोविड में वैक्सीन बन रही थी वो इंडिया ने, मतलब इंडिया ने बहुत हेल्प किया है वर्ल्ड को, बहुत ज़्यादा सहयोग था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इंडिया का कोविड में। लास्ट पॉइंट इज़ कल्चर। इंडिया का कल्चर बहुत ही वेरिड है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो इसलिए हमें एक चेंज चाहिए यूएनएससी में, राइट? अब क्या है कि अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, मतलब ये रशिया का झंडा है एंड यूक्रेन का। ठीक है, तो इसमें क्या इफ़ेक्ट्स हुए हमें पहले भी देख चुके, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो पहला क्या था? सिक्योरिटी मतलब भंग हुई बहुत ज़्यादा।
ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग माइग्रेट हुए, इतने सारे लोगों को मतलब मरे, बॉम्बिंग हुई, किडनैपिंग हुई बच्चों की इस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी। देन नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटी, इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे ऑर्फन्स हो गए, इतने सारी विमेन विडोज़ हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी पर चोट पहुंची है, राइट। लास्ट नेक्स्ट इज़ ऑयल। तो ऑयल जो थे, ऑयल, रशिया बहुत ही ज़्यादा ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा ऑयल हमें देता है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रशिया में, तो ऑयल का भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इंडिया में, राइट। तो फूड, अब फूड जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं रशिया और यूक्रेन वॉर में, तो फूड की भी बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हुई। तो दीज प्रॉब्लम्स अफेक्टेड नॉट ओनली रशिया एंड यूक्रेन, अब ये यूक्रेन की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई थी, सो सॉरी फॉर डैट, बट द होल वर्ल्ड वॉज इफेक्टेड, राइट। तो ये नेक्स्ट स्लाइड हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वर्ड देखेंगे। सेकंड पॉइंट, ठीक है, आई होप यूएनएससी क्लियर है। और यूएनएससी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, राइट। अब सेकंड पॉइंट है, अ सेंसस इज़ नॉट अबाउट काउंटिंग शीप्स। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे पेपर में जो आया है, एंड इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। अब सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस कहते हैं कि सेंसस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम काउंट करेंगे कि वर्ल्ड, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। अगर इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं तो ऐसे काउंटिंग नहीं कि हाँ 1 2 3 4, सिर्फ काउंटिंग नहीं है। अब अगर आप शीप्स को काउंट कर रहे हो तो वो सेंसस नहीं है। सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप्स। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में, अब फिर सेंसस होना था 2021 में, तो फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया कि अभी नहीं होगा, बाद में करेंगे। तो अब 2022 में कोरोना का जो प्रकोप है, कोरोना का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो चुका है, तो अब सेंसस क्यों नहीं करवा रहे? अब ये गवर्नमेंट से पूछ रहे, गवर्नमेंट मना भी नहीं कर रही है कि हम सेंसस नहीं करवाएंगे, पर कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। तब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। हाँ, और एक और बात कि अगर आपको ये पूरी इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको बाद में रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब a census does not only counts the population but it checks many things. The article gives us an example of USA census. अब USA में एक सेंसस हुआ जिसमें क्या हुआ कि पहले सिर्फ काउंटिंग का ही मतलब नहीं होता है सेंसस। तो यूएसए में सेंसस से ये पता लगाया गया कि अब क्या स्लेवरी अब भी हो रही है, स्लेवरी रेट कितना है अभी, तो इससे बहुत सारी चेंजेस अब कंट्री में ला सकते हैं, ठीक है। तो हम एक सेंसस से क्या क्या पता कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं मार्शियल स्टेटस, कि कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। देन इज़ डाइवोर्स रेट, कि डाइवोर्स कितना हो रहा है, अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता लगा सकते हैं। फर्टिलिटी रेट, कि जो फर्टिलिटी कितनी हो रही है एक स्पेसिफिक एरिया में। देन हम बता सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिससे हमें पता लगेगा कि हम हेल्थ स्टेटस अच्छा कर सकते हैं। सेंसस हेल्प्स अस टू इम्प्रूव, राइट। तो इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी से हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमें हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब जब छोटे बच्चे मर जाते हैं पैदा होते ही, तो वो कितना रेट कहाँ पर ज़्यादा है। देन नेक्स्ट इज जेंडर रेशो, कितने लड़के कितनी लड़की है, हम ये पता लगा सकते हैं। सो बेसिकली सेंसस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, मतलब सिर्फ अभी ही सेंसस का आइडिया नहीं आया है, सेंसस का आइडिया बहुत ही पुराना है। अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, जो 800 to 600 BC में लिखा गया था, तो उसमें भी सेंसस की इंपॉर्टेंस गिवन है कि हाँ सेंसस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। देन इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इन 3rd सेंचुरी। उसमें टैक्सेशन के बारे में बता रखा है कि टैक्स कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो उससे हम बता सकते हैं। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य बाय कौटिल्य है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में भी इसकी इम्पोर्टेंस दी गई है, और ये किस में लिखा गया था? 3rd सेंचुरी में, राइट। देन इज NE अकबरी, जो अकबर के लिए लिखा गया था ना। आपको फटाफट से कमेंट करना है कि NE अकबरी अकबर के लिए किसने लिखी थी, ठीक है। तो इससे आपका एक टेस्ट होगा और देखते हैं कि कौन गेस सही कर पाता है, ठीक है। देन इज NE अकबरी, इसमें भी डाला गया है कि सेंसस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये पहले का, और हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पुरानी है, हम कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो अगर कोई चीज़ पुरानी है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, राइट। तो मतलब ये सही बात है। देन 3rd इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज इंटरनल डेमोक्रेसी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर क्या जो पार्टीज़ हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम एक डेमोक्रेटिक
देश है, हम एक डेमोक्रेटिक देश को फॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके अंदर डेमोक्रेसी है? मतलब इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट सिलेक्शन के बारे में बेसिकली इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का परमानेंट ही प्रेसिडेंट होगा। अब पार्टी कह रही है कि हाँ हमारा सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब क्या है कि ऐसे पार्टी के बीच में कैसे सिलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, की पहले कहा जाता है कि क्या ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो लिया कि हाँ, और फिर और पार्टी मेंबर से कहते हैं क्या आप इससे एग्री है, लेकिन उनको पहले ही कह दिया जाता है कि अगर आपने मना किया तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, तो मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। अब इसका एक एग्जाम्पल था युवा जन श्रमिक रथु, जो आंध्र प्रदेश को में रूल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि हम क्या एक पार्टी का प्रेसिडेंट हम हैं, और कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा पार्टी में, तो दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, राइट? तो ऐसी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी है कि एक पार्टी का एक ही प्रेसिडेंट नहीं होगा, चेंज हो सकता है अगर वो कोई अनफेयर मीन्स करता है तो, राइट? तो ये थी हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ 23 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर। तो और करंट अफेयर्स आते रहेंगे। पहले आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, तो अब मैं कंसिस्टेंट हूँ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड, एंड आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने PDF डाउनलोड कर लिया, हाँ बस, दिस इज़ इनफ, राइट? तो आज का हमारा वीडियो होता है अभी ख़त्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।